तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से 10 मार्क्स में ये चैप्टर पूछा जाता है। नमस्कार, सीताराम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ के साथ केस बेस्ड स्टडी भी यहीं से बनती है। 4 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा न्यूटन लॉ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोमैकेनिक्स क्या है। बायोमैकेनिक्स जो है वो आपके 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, जिसके जो क्या है आपके, एक क्या है बायो और दूसरा है आपका मैकेनिक्स। बायो का मतलब लाइफ और लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब द फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन, मतलब जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी क्या क्या आ रही है, मोशन में आ रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। मतलब फोर्सेज के बारे में पढ़ना और क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है जी। जो इसका इंपॉर्टेंस बताई हुई है किसकी, बायोमैकेनिक्स की वजह से। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर बायोमैकेनिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए हेल्पफुल है बायोमैकेनिक्स जो है। सबसे पहला पॉइंट की वजह से, एक तो इंप्रूविंग इक्विपमेंट के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। मतलब इक्विपमेंट को इंप्रूव कराने के लिए, मतलब किस तरह, जैसे एग्जांपल के तौर पर जेवलिन की ग्रिप किस तरीके की होती है, बोले जेवलिन को कहां से पकड़ना है, तो उसके लिए बायोमैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ जो आपकी इंजरीज हैं उनको क्या करना, प्रिवेंट करना, ठीक है ना, उसके लिए बायोमैकेनिक्स हेल्पफुल है। वर्क इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है जी, आपके मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लोग जिम जाते हैं तो उनका बायोमैकेनिक्स का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। मतलब अगर उनका मसल्स का मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, बायोमैकेनिक्स अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है मसल्स के ऊपर, तो मसल्स का साइज क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। साथ के साथ हेल्प इन प्रोमोटिंग सेफ्टी, जैसा हमारे मसल्स को या इंजरीज को कोई क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। तो इसलिए बायोमैकेनिक्स क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर हेल्पफुल है। साथ के साथ डेली रूटीन के लिए भी बायोमैकेनिक्स जो है वो आपका हेल्पफुल है, ठीक है जी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स में, ठीक है ना। एक बार तो 5 मार्क्स में भी आ गया था प्रोजेक्टाइल, जब आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना। ये टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस ईदर हॉरिजॉन्टली और एट एन एक्यूट एंगल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पेस की तरफ फेंक रहे हैं, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है जी, या क्या हो, एक एक्यूट एंगल में हो, तो उसको मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंडर में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ग्रेविटी तो उसके ऊपर अप्लाई होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हवा में आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग हवा में फेंक रहे हो किसी भी एंगल से, एक्यूट एंगल हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बोला जाता है। मतलब क्यों से किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो भी पाथ फॉलो करा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बोलेंगे। 1 नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। क्यों से जो भी पैराबोला इमेज क्रिएट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्यों से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसके ऊपर इफेक्ट होते हैं, आपके पैराबोला के ऊपर या प्रोजेक्टाइल के ऊपर इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला है वो आप लोगों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब क्यों कौन सा एंगल हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए क्यों जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डिस्टेंस क्या कर सके, अचीव कर सके। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एंगल बताया हुआ, वो कौन सा आपका 45 डिग्री है। आप लोग देख ही रहे होगे, यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। क्यों अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन एंगल से थ्रो करोगे तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। बट 45 डिग्री का एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर हम लोग क्या है, क्यों से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फोर्स क्या होगी, ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल यूज होता है। बट कुछ स्पोर्ट्स के अंदर 45 डिग्री का एंगल यूज नहीं होता है, तो वो किसकी वजह से नहीं होता है, वो दूसरा फैक्टर हमारा। और दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस। मतलब क्यों से एक तो प्रोजेक्शन हाइट और दूसरा लैंडिंग सरफेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जानना। मतलब क्या है, क्यों से अगर आपकी दोनों ही चीजें सेम है, आपका लैंडिंग सरफेस मतलब जहां पर आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, और आपका क्या है प्रोजेक्शन हाइट, जहां से आप उसको क्या कर रहे हो, थ्रो करते हो, तो अगर वो दोनों ही सेम है तो कौन सा एंगल यूज होगा, 45 डिग्री का एंगल वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन केस
अगर आपका लैंडिंग सरफेस क्या हो, ऊपर की तरफ हो, ठीक है जी, और प्रोजेक्शन हाइट क्या हो, नीचे की तरफ हो। एग्जांपल के तौर पे बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बास्केटबॉल में क्या है कि आपका जो नेट है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब 45 डिग्री का एंगल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, स्पोर्ट्स का नाम दे देंगे, बोला कौन सा एंगल हम वहां पर यूज करेंगे, तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस अगर आप लोगों का लैंडिंग सरफेस क्या हो, ऊपर की तरफ हो, ठीक, सॉरी, लैंडिंग सरफेस क्या हो, नीचे की तरफ हो, ठीक है, और आपका प्रोजेक्शन हाइट क्या हो, आपकी ऊपर की तरफ हो, तो यहां पर क्या होगा, बिलो 45 डिग्री का एंगल क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि एक नंबर में आप लोगों से पूछी जाएगी, बोला किस स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग 45 डिग्री का एंगल यूज कर सकते हैं, किसके अंदर अबव 45 है, किसके अंदर बिलो 45 डिग्री है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए, आपके प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसी का मतलब क्या फैक्टर्स है, वो है आपका ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अप्लाई होती है आपके प्रोजेक्टाइल के अंदर। क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का वेट, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी क्या होगी, ग्रेविटी होगी, ठीक है ना। यहां पर मैंने लाइन लिखी है, द मोर द वेट द ग्रेटर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि मतलब उतना ही क्या है कि वो अर्थ के कांटेक्ट में जल्दी से आएगी, जितना क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितनी वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। जितनी कम वेलोसिटी अप्लाई करोगे उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, कम अचीव होगा, ठीक है जी। तो ये बात भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। पांचवा फैक्टर है आप लोग का स्पिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। स्पिन का मतलब यहां पर क्या है, गोगली नहीं है, ठीक है ना, या लेग ब्रेक नहीं है। स्पिन का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके की स्पिन अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो कि ये बॉल है, बॉल के ऊपर आप किस तरीके की स्पिन अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस उसी हिसाब से जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, एक हमारी वॉलीबॉल है। अगर इस वॉलीबॉल के ऊपर हम अगर ऊपर की तरफ से स्मैश करते हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर हम इस पे नीचे की तरफ से हाथ मारते हैं तो इसका डिस्टेंस कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए स्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस अगर हम इसके बैक स्पिन अप्लाई करते हैं पीछे की तरफ तो डिस्टेंस कहां जाएगी, सीधी जाएगी। तो इसलिए हर स्पोर्ट्स के अंदर स्पिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एग्जांपल के अंदर टेनिस के अंदर अगर कोई भी प्लेयर जो है वो बॉल के पीछे की तरफ रैकेट मारता है तो बॉल जो वो सीधी जाएगी। अगर ऊपर की तरफ मारेगा तो बॉल क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ दब जाएगी। तो स्पिन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। और नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है वो क्या है आप लोगों का, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस क्या मतलब, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका स्पेस में है तो वो किस में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो एयर रेजिस्टेंस के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप लोगों के, सबसे पहला एक तो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, जहां पर भी आप किसी भी गेम को खेल रहे हो उसका सरफेस कैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। साथ के साथ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, क्यों उसका रेशियो कैसा, वॉल्यूम रेशियो कैसा है। एग्जांपल के तौर पर क्यों एक क्या है, बैडमिंटन शटलकॉक है, ठीक है जी, और दूसरी क्या है आप लोगों की टेनिस बॉल है। तो दोनों का ही वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट है। जबकि अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करोगे दोनों के ऊपर तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। बैडमिंटन के शटलकॉक का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वो आगे की तरफ से क्या है, होल है, तो जिसके ऊपर क्या हो रहा है, ज्यादा एयर अप्लाई हो रही है। और जबकि टेनिस बॉल क्या है, ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगी, अचीव करेगी। तो इसलिए वॉल्यूम भी जो है, मतलब वॉल्यूम रेशियो भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। साथ के साथ मास आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट का मास या वेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और स्पीड, क्यों कितनी स्पीड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर हवा नहीं चल रही है तो ज्यादा स्पीड होगी, और हवा चल रही है तो सिंपल सी बात है क्यों उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है जी, जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। 6 फैक्टर्स बताए हुए हैं, एंगल बताया हुआ है, हाइट रेलेवेंट बताए हुए हैं, ग्रेविटी है आप लोग का, इनिशियल वेलोसिटी, स्पिन, और क्या है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के अंदर भी फैक्टर्स बताए हुए हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से कवर कर लो 3 नंबर और 5 नंबर में। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन भर देना, पूछ लेना। कोई पॉइंट अगर आप लोगों का अधूरा रह गया हो तो वहां पर आप लोगों को समझा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। मतलब लिवर्स के टाइप कितने और क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है। अब लिवर को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लिवर के अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, लोड, फलक्रम और एफर्ट।
इसी के बेसिस पे इसके टाइप्स बताए हुए हैं कि वैसे लोड कहां पर प्रेजेंट होगा, फलक्रम कहां पर प्रेजेंट होगा, तो उसका एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्लास लीवर जो है वो पहला टाइप बताया हुआ, मतलब टाइप 1 क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है ना, मतलब ये टाइप है इसका। तो इसके अंदर क्या था, फलक्रम इज इन द मिडिल ऑफ द एफर्ट एंड द लोड, क्यों बोला फलक्रम क्या होगा आपका मिडिल में होगा, और आपका एफर्ट जो होगा वो आपका राइट साइड, और लोड क्या होगा आपका लेफ्ट साइड होगा। वो क्या है आप लोगों का फर्स्ट क्लास लीवर है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं यहां पर कि आपका जो फलक्रम है वो क्या है आपकी एल्बो, और आपका लोड कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लोड क्या है आपके हाथ में जो बॉल है, और एफर्ट कहां से आप लोग लगा रहे हो, आप अपने रिस्ट से क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो उस बॉल को थ्रो करने के लिए। तो वो क्या है आप लोगों का फर्स्ट क्लास लीवर का क्या बताया हुआ, एग्जांपल बताया हुआ। आप लोगों को ये समझना है कि आपके फलक्रम की पोजीशन कहां है, लोड की पोजीशन और एफर्ट की पोजीशन कहां, मतलब एफर्ट कहां से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है इसका सेकंड क्लास लीवर। इसमें फलक्रम जो है वो आप लोगों का कहां गया, राइट साइड की तरफ आ गया। लोड कहां है आपका सेंटर में था। लोड इज इन द मिडिल बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। इसका एग्जांपल क्या बताया हुआ, व्हेन टेकिंग फॉर अ जंप, जब भी हम लोग क्या कर लेंगे, जंप लेंगे, तो वो उसके अंदर क्या है कि आपका लोड, मतलब आपकी बॉडी जो वो रेस कर रही है, तो वो लोड पे अप्लाई हो रहा है, साथ के साथ फलक्रम और एफर्ट कहां से बोले बॉडी को रेस करने के लिए जो हम लोग एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है आप लोगों का एग्जांपल है सेकंड क्लास लीवर का, ठीक है जी। थर्ड क्लास लीवर के अंदर बताया हुआ है कि फलक्रम जो है वो आपका लेफ्ट साइड है, एफर्ट आपका सेंटर में, और लोड क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट साइड हो जाएगा। तो द एफर्ट इज इन द मिडल ऑफ द फलक्रम एंड द लोड। इसमें क्या है एग्जांपल, डूइंग अ बाइसेप कर्ल, जब भी हम लोग बाइसेप कर्ल करेंगे तो फलक्रम क्या है आप लोगों का एल्बो, और एफर्ट कहां से अप्लाई हो रहा है आप लोगों के रिस्ट से, और आपका लोड क्या है आपके हाथ में जो डंबल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है आप लोग का थर्ड क्लास लीवर। मतलब लीवर क्या है कि एक आपकी बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट किस तरीके की हो रही है, उसी वजह से बायोमैकेनिक्स के अंदर आप लोग सही तरीके से अपनी मसल्स को क्या करा पाते हो, मूव करा पाते हो, सही तरीके से अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए लिवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके बायोमैकेनिक्स के अंदर। तो ये तीन टाइप्स बताए हुए हैं, ठीक है जी, जो यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर और क्या है थर्ड क्लास लीवर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये तो मोस्टली सब लोगों को पता है, 9th क्लास आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी नहीं पता तो यहां पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बट उससे पहले एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है आपके तीन बताए हुए हैं, ठीक है जी, वो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं होता। यहां पर एक नंबर में आप लोग गलती कर आते हो। लॉ ऑफ मोशन क्या तीन है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहला न्यूटन का लॉ है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। 3 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाता है ये टॉपिक जो है, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। मतलब कि कोई भी अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम क्या नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, अ फुटबॉल प्लेस्ड एट अ पेनल्टी पॉइंट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब अगर आप लोग फुटबॉल को पेनल्टी पॉइंट पर रख दोगे तो वो वहीं पर रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी, जब तक उसके ऊपर फुटबॉल प्लेयर क्या नहीं अप्लाई करेगा, किक अप्लाई नहीं करेगा, मतलब फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो जिसके बाद वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो वो क्या कहलाया जाता है आप लोगों का लॉ ऑफ इनर्शिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली रूटीन के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी डाइस या टेबल रखी हुई है तो वो रेस्टिंग रेट पर ही रहेगी। अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लॉ जो है वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। मतलब लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, साथ के साथ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये क्या है, F इक्वल्स टू ma, या क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बट वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट के। अगर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है, और फोर्स जो है हम लोग सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ शॉर्टेस्ट इवेंट के अंदर क्या है कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं कि और साथ के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल को थ्रो करेंगे तो बट एक्सीलरेशन ज्यादा किसका होगा, क्रिकेट बॉल का ज्यादा होगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट लॉ है वो है आप लोगों का लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन क्या क्या होता है, इक्वल और अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा।
एग्जाम्पल बताए हुए हैं स्विमिंग, क्यों अगर आप लोग स्विमिंग कर रहे हो तो वाटर के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपके जो एक्शन हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, वाटर, और वाटर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए। सेम शूटिंग, अगर आप लोग क्या करते हो, मतलब किसी भी पिस्टल से शूट करते हो तो जो आपका एक्शन हुआ है वो कहाँ है, आगे की तरफ, मतलब बुलेट ने एक्शन करा है आगे की तरफ, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पर हुआ है, आपके शोल्डर के ऊपर या आपके हैंड में जो वो जर्क अप्लाई हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन का क्या बताया हुआ है, एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो ये 3 नंबर का पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया है न्यूटन्स के लॉ से रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुन लेना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है प्लस जहां पर ऑब्जेक्ट या क्या है, बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है। की वजह से इसके अंदर क्या है, प्लस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या है, सेंटर ऑफ वेट को हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। जहां भी ह्यूमन बॉडी जो है एक सेंटर ऑफ पॉइंट के ऊपर क्या है, स्टेबल है, या ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल है, वो क्या कहलाई जाती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाई जाती है। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर में डेफिनेशन जो वो आप लोग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आप लोग का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है मतलब जहां पर सारी फोर्सेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, जिसका सम क्या निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब ये फोर्स इसके सामने अप्लाई हो रही है, ये फोर्स इसके सामने अप्लाई हो रही है, तो सम क्या निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या है, डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, बोले कोई भी मतलब जहां पर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपकी स्टेबल पोजीशन में होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हुआ, परफॉर्मिंग हैंड स्टैंड, मतलब अगर आप लोग हैंड स्टैंड परफॉर्म कर रहे हो तो वो किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में होगी, मोशन में होगी, तो इसका एग्जांपल बताया हुआ परफॉर्मिंग अ कार्टव्हील, मतलब जब कार्टव्हील आप परफॉर्म करते हो तो किस में होते हो, मोशन में होते हो। तो ये इसके 2 टाइप्स बताए हुए हैं, तो 2 नंबर में हम लोगों ने ये चीज भी क्लियर कर ली है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आप लोगों का फ्रिक्शन एंड देयर टाइप्स। फ्रिक्शन तो मोस्टली सब लोगों को पता है, जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब जो अपोज फोर्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन बोला जाता है। इसके 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक क्या है आप लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब स्टेबल पोजीशन पर और डायनामिक मतलब मोशन पोजीशन पर। ठीक है जी, मतलब एक स्टेबल पोजीशन पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो क्या है, बोला जाए फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और मोशन में आ रहा है तो भी क्या है, बोला जाए वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसा, डायनामिक। और डायनामिक के भी 2 टाइप्स बताए हुए हैं, एक क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा क्या है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि बोला कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोला टाइप्स किसके, डायनामिक के भी टाइप्स पूछे जा सकते हैं, फ्रिक्शन के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, साथ के साथ इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है जी, तो ये चैप्टर जो वो यहाँ पर फिनिश हो गया है।